सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों का महीने का पहला दिन, यानी कि 1 अप्रैल। और आज हम सभी 1 अप्रैल से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज मैं दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 31 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बर्मा चलाया गया था, जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2025। यह भी जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की जा रही है। और इसमें महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो मनीषा भानवाला ने। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया था? तो 30 मार्च को। अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये मानव ठक्कर। गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया है? तो जापानी मैथमेटिशियन मसाकी काशीबारा को। प्रतिष्ठित जो बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसका नाम है इनियोकॉस 2025, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये मिस्र के अंदर। अभी रून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई थी 2025 वाली, और इसमें शीर्ष सबसे 10 अमीर महिलाओं की सूची में जो पहली भारतीय महिलाएं ये कौन शामिल हुई थी? तो रोशनी नादार। एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अभी जो शीर्ष स्थान है ये किसने हासिल किया था? तो रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मैथिली मृणालिनी। और लास्ट 10वां क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को स्पोर्ट्स से संबंधित ही पढ़ाया था कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम है 2025, इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया था? तो हरियाणा ने। और हरियाणा ने बात करें तो टोटल 104 मेडल जीते थे। 104 मेडल में से 37 तो थे गोल्ड मेडल, 39 थे सिल्वर मेडल, और जबकि 31 थे ब्रॉन्ज मेडल। आई होप साथियों को 31 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, और आज का पहला ही क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो 34वां सरस्वती सम्मान है 2024 के लिए ये किसे दिया जाएगा? तो इस बार दोस्तों 34वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है ये साधु भद्रेश दास को दिया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। दरअसल साथियों 2024 के लिए है ये पुरस्कार, और ये इस बार कौन से नंबर का है? तो 34वें नंबर का। और ये दिया गया साधु भद्रेश दास को। अच्छा, साधु भद्रेश दास को किस बुक के लिए दिया जाएगा? तो इनकी संस्कृत बुक जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांता शुद्धा, इसी बुक के लिए दिया जाएगा। और इस किताब में इन्होंने भारतीय दर्शन के बारे में जिक्र किया है। बात करते हैं पहले साथियों हम लोग सरस्वती सम्मान के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1991 के अंदर। और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये साथियों जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें दर्ज जो 22 भाषाएं इन्हीं में दिया जाता है। पहली बार यदि आप लोगों से पूछे कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। और जबकि इससे पहले वाले की बात करें 33वें नंबर की, तो 33वें नंबर का 2030 के लिए प्रभा वर्मा को दिया गया था। और इनको किस नोबेल के लिए दिया गया था? तो रौद्र सातविकम नोबेल के लिए। अब एक बार दोस्तों मैं आपको जो लिस्ट दिखा रहा हूँ एक एक बार आप लोग इस पर फोकस करिए। ये लिस्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दोस्तों यदि आप लोगों से पूछे कि वर्ष 2030 का जो जेसी डैनियल पुरस्कार है ये कैसे दिया गया था? तो साजी एन करुण को। उपमन्यु चटर्जी का नाम याद करिए, इनको भी वर्ष 2024 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया था।
सूर्यवाला की बात करें तो 34वें नंबर का व्यास सम्मान मिला था इनको, और ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो कौन देश को बासी मेणु के लिए। 33वें नंबर का व्यास सम्मान पूछे इससे पहले वाला तो पुष्पा भारती को मिला था। 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान ये मैं आपको बता चुका हूँ, मलयालम कवि प्रमा वर्मा को मिला है। सामंता हार्वे का नाम याद करिए, इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था 2024 का, और किस उपन्यास के लिए? तो ऑर्बिटल के लिए। और जबकि जो अलेक्जेंडर डैन है, इनको भी 2024 का 77 रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। ये सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो भारतीय बैंक संघ है इसके भी नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया साथियों चल्ला श्रीनिवास शेट्टी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, ये वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष है, और इनको आगामी वित्त वर्ष के लिए जो भारतीय बैंक संघ है इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो ये आप लोग और याद रखेंगे, एम बी राव का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय बैंक संघ के बारे में, यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1946 के अंदर। और जबकि भारतीय बैंक संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 249। अब ये दोस्तों अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो पिछले 3 महीने के अंदर मैंने आपको बैंक के से जितने भी अपॉइंटमेंट पढ़ाए वो सारे के सारे एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि दोस्तों अशोक चंद्रा का नाम याद करिए, इनको भी पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया था। विनोद कुमार की बात करें तो इंडियन बैंक के भी नए एमडी और सीईओ बने थे। संजय मल्होत्रा का नाम मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण था, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। सी एस शेट्टी की बात करें तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के 27वें नंबर के ये अध्यक्ष हैं। राकेश शर्मा की बात करें तो आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ बने थे। और के बाला सुब्रमण्यम की बात करें तो ये सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख बने हैं। अब देखिए साथियों आप लोग आज का तीसरा क्वेश्चन। आज का आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो उत्कल दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों जो उत्कल दिवस है जिसको उड़ीसा का स्थापना दिवस भी बोलते हैं, ये हर साल आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो दोस्तों जो दिवस है उड़ीसा का स्थापना दिवस, ये इस बार कौन से नंबर का मनाया गया है? तो ये आप लोग और याद रखेंगे 90वें नंबर का। क्योंकि साथियों बिहार और बंगाल से अलग होने के बाद वर्ष 1936 में क्या है, उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में अपनी पहचान मिली थी। इसी कारण हर साल क्या है कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कलिंग युद्ध है ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में। और ये मौर्य सम्राट जो अशोक है और कलिंग राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें विजय कौन रहा था? तो कल अशोक। और इसके बाद दोस्तों अशोक को क्या है कि बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया था। अब देखिए आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन भी दोस्तों आपका स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। और आज मैं आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन बताऊंगा ये स्पोर्ट्स से संबंधित ही बताऊंगा। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो नेशनल वीमेंस हॉकी लीग है 2024-25 इसका भी जो विजेता है ये कौन रहा है? तो अभी जो नेशनल वीमेंस हॉकी लीग है 2024-25 इसका जो खिताब है यही अभी हॉकी हरियाणा ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हॉकी हरियाणा ने यदि आप लोगों से पूछे कि हराया किसको है, तो इन्होंने दोस्तों हॉकी उड़ीसा को हराया। और जबकि दोस्तों नेशनल वीमेंस हॉकी लीग का ये इस बार पहला एडिशन ही था। और इस लीग का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो हॉकी इंडिया के द्वारा। तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो तीसरे स्थान पर हॉकी झारखंड रहा है। और जबकि इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था।
और ये जो दोस्तों टूर्नामेंट है इसका आयोजन 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण की बात करें तो 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक झारखंड के रांची के अंदर ही किया गया था। जबकि दूसरा चरण की बात करें तो ये 28 से लेकर 28 मार्च तक झारखंड के रांची में ही हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग हॉकी इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछें तो नई दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो दिलीप टर्की साहब। अब देखिए आज का आप लोग पांचवा क्वेश्चन। आज का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो इंडियन ओपन 2025 है इसके भी पीएसए कॉपर प्रतियोगिता का जो महिला एकल का खिताब है ये किसने जीता है? ये जीत लिया साथियों 21 खिलाड़ी अनाहत सिंह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों बात की नंबर 1 जो महिला स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह, इन्होंने भी महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 जो पीएसए कॉपर प्रतियोगिता है इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और इसी में साथियों पुरुष एकल की खिताब की बात करें तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये मिस्र के करीम एल टॉर्की ने जीता है। बात करते हैं हम लोग प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के बारे में यानी कि पीएसए के बारे में। तो इसकी स्थापना 1974 में जो इंटरनेशनल स्क्वैश प्रोफेशनल एसोसिएशन है इसी के रूप में की गई थी। और ये पुरुष और महिलाओं की स्क्वैश की गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंग्लैंड के लीड्स के अंदर। पुरुषों के अध्यक्ष पूछे आप लोगों से तो भारत के सौरभ घोषाल है। जबकि महिलाओं के अध्यक्ष की बात करें तो इंग्लैंड की सारा जेन पेरी है। अब देखिए आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने था। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है 2025 इसकी जो मेजबानी है ये भारत का कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है 2025 इसकी जो मेजबानी है ये भारत का तमिलनाडु राज्य करने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों हॉकी इंडिया ने क्या है कि भी जो FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है 2025 इसके आयोजन स्थल की घोषणा कर दी है। और FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई और जो मदुरई शहर है यहीं पर किया जाएगा। इस बार संस्करण कौन से रहने वाला है? तो इस बार 40 एडिशन है। और इसका आयोजन 28 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी। और भारत क्या है कि इसकी मेजबानी दोस्तों तीसरी बार कर रहा है। बात करते हैं पहले हम लोग FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। तो इसको हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। और ये इंटरनेशनल जो फील्ड हॉकी कंपटीशन है इसी का हिस्सा है। आयोजक इसका कौन है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और जबकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1979 के अंदर। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं 13वें एडिशन के बारे में। यानी कि इसका जो पिछला वाला संस्करण है ये मलेशिया के कुलालमपुर के अंदर आयोजित किया गया था जिसमें विजेता कौन रहा था? तो जर्मनी। और जबकि उपविजेता की बात करें तो ये फ्रांस रहा था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ATP मास्टर 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं ये अभी कौन बन गए? तो ये दोस्तों सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसके फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि दोस्तों जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसका भी खिताब जीता जा चुका है लेकिन ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। बात करते हैं हम लोग मियामी ओपन के बारे में। तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित एक वार्षिक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। और ये जो दोस्तों टूर्नामेंट है ATP टूर और ATP मास्टर 1000 इवेंट का हिस्सा है। बात करते हैं हम लोग नोवाक जोकोविच के बारे में। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। साथ में दोस्तों जो नोवाक जोकोविच है ये 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एकमात्र पुरुष टेनिस खिलाड़ी हुए। और इसके अलावा नोवाक जोकोविच ने क्या है कि टेनिस का गोल्ड मैन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें टेनिस खिलाड़ी भी हैं। अब देखिए आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन।
आज का दोस्तों आपको जो 8वां क्वेश्चन है ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य है इसको भी किस राज्य में तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो झज्जर है इसको देखकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो झज्जर बचौली वन्य जीव अभयारण्य है ये हरियाणा के अंदर नहीं बल्कि पंजाब के अंदर है। और इसको भी क्या है कि तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों पंजाब सरकार पर्यटन को क्या है ये भी बढ़ावा देने के लिए जो झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य है इसको तेंदुआ सफारी के पार्क के रूप में विकसित करेगी। और झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो 1998 में पंजाब सरकार के द्वारा एक संरक्षण अभयारण्य घोषित किया गया था। और जबकि दोस्तों ये है कहाँ पर, तो पंजाब के रूपनगर जिले में। अब हम लोग बात करते हैं भारत में तेंदुओं के बारे में। तो भारत में दोस्तों जो कुल तेंदुओं की संख्या है ये वर्तमान में 13,874 है। लेकिन तेंदुओं की आबादी के मामले में बात करें तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश। यहाँ पर 3,907 तेंदुए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र है तेंदुओं के मामले में। तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। और चौथे स्थान पर बात करें तो तमिलनाडु है। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप है 2025 इसके 12वें संस्करण की जो मेजबानी है ये कौन सा राज्य करने जा रहा है। तो जो दोस्तों पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप है 2025 इस बार इसका 12वां संस्करण है और इसकी जो मेजबानी है ये बिहार करने जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। ये जो दोस्तों पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप है 2025 इस बार इसका 12वां संस्करण है जिसकी मेजबानी बिहार करेगा। और ये टूर्नामेंट की बात करें तो 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक बिहार के अंदर जो राजगीर हॉकी स्टेडियम है यहीं पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें दोस्तों कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया जैसी मजबूत टीमें क्या है कि शामिल होंगी। और ये टूर्नामेंट क्या है कि बेल्जियम और जो नीदरलैंड में होने वाला 2026 का FIH वर्ल्ड कप है इसके लिए दोस्तों ये क्वालिफाई भी होगा। इससे पहले बात करें तो इससे पहले साथ ही बिहार ने क्या है कि नवंबर 2024 में जो महिला एशियाई चैंपियनशिप है ट्रॉफी इसका सबसे पहले आयोजन किया था। और जबकि इसका विजेता कौन रहा था, तो भारत ही इसका विजेता रहा था। अब बात करते हैं लोग पुरुषों के एशिया कप के इतिहास के बारे में। तो दक्षिण कोरिया दोस्तों सबसे सफल टीम है जिसने 5 बार इसका खिताब जीता है। 5 बार कप कब जीता है, तो सबसे पहले 1994 के अंदर जीता था। इसके बाद जीता था 1999 के अंदर। फिर जीता था 2009 के अंदर। फिर जीता था 2013 में और लास्ट टाइम 2022 में जीता था। इसके बाद दूसरी जो सबसे सफल टीम है ये भारत और पाकिस्तान है जिन्होंने 3 बार इस खिताब को जीता है। पहली बार भारत ने 2003 के अंदर जीता था। इसके बाद जीता था 2007 के अंदर और लास्ट टाइम जीता था 2017 के अंदर। तीसरी बात करें पाकिस्तान ने कब कब जीता है, तो 1982 के अंदर पहली बार। फिर जीता था 1985 में और लास्ट बार जीता था 1989 के अंदर। अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन। आज का साथ ही आपको जो 10वां क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो गौरसाम कोरा फेस्टिवल है यह भी किस राज्य में मनाया गया है। तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है गौरसाम कोरा फेस्टिवल। और किस राज्य में मनाया था, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। ये जो साथी गौरसम कोरा फेस्टिवल है यह अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है यहाँ पर जेमिथांग घाटी में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये जो उत्सव है ये भारत और भूटान के बीच में साझा हिमालयन जो बुद्धिस्ट कल्चर है हेरिटेज और दीर्घकालीन मित्रता का प्रतीक है। ये उत्सव बात करें तो लूनर कैलेंडर के पहले महीने के अंतिम दिन में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो मार्च महीने में पड़ता है। बात करते हैं अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो राजधानी यहाँ की ईटानगर। मुख्यमंत्री पूछे तो बीजेपी पार्टी के पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है, तो केवल त्रिविक्रम पटनायक। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 2 यहाँ पर लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीटें 1 है और जबकि विधानसभा की सीटों की बात करें तो 60 है। अब देखिए आज का आप लोग 11वां क्वेश्चन। और ये दोस्तों आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित भी है। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये बना दी दोस्तों निधि तिवारी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
दरअसल साथियों केंद्र सरकार ने क्या है कि अभी आधिकारिक रूप से जो आईएफएस ऑफिसर हैं निधि तिवारी, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद करिए, मैंने आपको शक्तिकांत दास का नाम बताया था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। इनको भी प्रधानमंत्री के सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि सचिव 1 की बात करें तो ये पीके मिश्रा हैं जो कि 11 सितंबर 2019 को बने थे। अब मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में और बताता हूँ। जैसे कि साथियों संजीव खन्ना 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ज्ञानेश कुमार के बारे में पूछे तो 26वें भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। डॉक्टर बी नारायण का नाम याद करिए, इसरो के 14वें अध्यक्ष बने। जबकि चल्ला श्रीनिवास शेट्टी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27वें नंबर के अध्यक्ष बने। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि किस देश ने अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बार तो दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोग रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।